नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती साधना जैन व्याख्याता शासकीय एमएलबी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शहडोल। आज हम विषय विज्ञान कक्षा 10th अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय का भाग 3 जंतु हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा शरीर एक बहुत जटिल तंत्र है। यह कई भागों से मिलकर बना हुआ होता है। इसके सभी भाग किसी कार्य को एक दूसरे के सकारात्मक सहयोग एवं व्यवस्थित ढंग से सामंजस्य स्थापित करते हुए करते हैं। इसे ही हम नियंत्रण और समन्वय कहते हैं। जंतुओं में दो प्रकार का नियंत्रण और समन्वय होता है। पहला तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय और दूसरा हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय आप पढ़ चुके हैं और यहाँ पर हम जंतुओं में या होने वाला हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय देखेंगे। हार्मोनल नियंत्रण और समन्वय वह नियंत्रण है जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन उत्पन्न होते हैं जिन्हें हार्मोन कहा जाता है। ये हार्मोन शरीर में धीमी गति से होने वाली जैविक और उपापचयी क्रियाओं और शरीर की वृद्धि और विकासात्मक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। ये हार्मोन जंतुओं में कुछ विशेष ग्रंथियों में बनते हैं जिन्हें अंतःस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। जैसा कि आप इस चित्र में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां देख रहे हैं। ये देखिए, ये पीयूष ग्रंथि है, ऊपर पीनियल ग्रंथि, इसी तरह से गर्दन वाले भाग में अबटु ग्रंथि या थायराइड ग्लैंड, पराबटु ग्रंथि यानी पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड आदि। फिर हार्मोन का स्राव कुछ मिश्रित ग्रंथि भी करती हैं, जैसे कि अग्नाशय और कुछ अन्य ग्रंथियां जिसके अंतर्गत गोनड्स आते हैं, जैसे कि पुरुषों में वृषण और स्त्रियों में अंडाशय आदि के द्वारा भी हार्मोन्स का स्राव किया जाता है। तो इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की ग्रंथियों और उनसे स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्यों को देखेंगे। हमारे शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं जो विभिन्न स्रावों के द्वारा शरीर के विभिन्न कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करती हैं। पहली बाह्यस्रावी ग्रंथियां। वे ग्रंथियां जो अपने स्राव को नलिकाओं के माध्यम से विभिन्न भागों तक पहुंचाती हैं, वे बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। जैसे तेल ग्रंथियां, श्वेत ग्रंथियां, यकृत, अश्रु ग्रंथि और लार ग्रंथियां आदि। जैसा कि आप इस चित्र में श्वेत या पसीने की ग्रंथि को देख रहे हैं, जो नलिका के माध्यम से पसीने को रोम छिद्रों तक पहुंचाती है, अर्थात नलिका युक्त ग्रंथियों को बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि है अंतःस्रावी ग्रंथियां। इन ग्रंथियों को नलिका विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं, क्योंकि इन ग्रंथियों के पास अपने स्राव को विभिन्न भागों तक पहुंचाने के लिए कोई नलिकाएं नहीं होती। ये अपने स्राव को रुधिर में पहुंचा देती हैं और रुधिर के माध्यम से ही इनका स्राव विभिन्न भागों तक पहुंचता है, जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि और पीनियल काय। अब तीसरी ग्रंथि है मिश्रित ग्रंथियां। तो कुछ ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि के अंतर्गत आती हैं, क्योंकि इनके पास बाह्यस्रावी भाग भी होता है और अंतःस्रावी भाग भी होता है। जैसे कि अग्नाशय। अग्नाशय का ज्यादातर भाग बाह्यस्रावी होता है और एंजाइमों का स्राव करता है। ये आप इस चित्र में अग्नाशय देख रहे हैं और अग्नाशय का ज्यादातर भाग कैसा है? बाह्यस्रावी है और ये नलिका के माध्यम से अपने स्राव को छोटी आंत में भेजता है। जबकि इसी के अंदर कुछ लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं जो हार्मोन का स्राव करते हैं, और लैंगरहैंस के द्वीप अंतःस्रावी भाग हैं और ये इन हार्मोन को
रक्त के माध्यम से विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। अर्थात अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि है क्योंकि इसके पास बाह्यस्रावी और अंतःस्रावी दोनों भाग हैं। बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि अंतःस्रावी ग्रंथियां कुछ हार्मोन्स को स्रावित करती हैं, तो आइए हम इन हार्मोन्स की परिभाषा देखें। हार्मोन्स अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित ऐसे कार्बनिक यौगिक हैं जो रुधिर के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं और विशिष्ट अंगों और उनके कार्यों का नियंत्रण और समन्वय करते हैं। और ये विशिष्ट अंग जो हैं जिन्हें ये प्रभावित या नियंत्रित करते हैं, उन्हें लक्ष्य अंग या टारगेट ऑर्गन कहा जाता है। हार्मोन ग्रीक शब्द हार्मीन से बना है, जिसका अर्थ होता है उत्तेजित करने वाला पदार्थ। अब हम कुछ हार्मोन्स के गुण या लक्षण देखते हैं। हार्मोन्स रासायनिक दृष्टि से प्रोटीन, अमीनो अम्ल, पेप्टाइड या स्टेरॉइड्स होते हैं। ये बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं और कम सांद्रण में ही क्रियाशील होते हैं। हार्मोन जल और रक्त में घुलनशील होते हैं और इनका अणुभार बहुत कम होता है। अणुभार कम होने के कारण ही ये रुधिर केशिकाओं के द्वारा यानी धमनी और सिराओं के द्वारा तथा प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा सरलता पूर्वक विसरित हो सकते हैं, अर्थात अंदर और बाहर जा सकते हैं। ये सीधे रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के स्थान पर अपने लक्ष्य अंगों को नियंत्रित करते हैं। बच्चों, इस चित्र के माध्यम से हम इन विभिन्न ग्रंथियों की स्थिति को और अच्छे से जान सकते हैं। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, यह अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन वाले भाग के नीचे स्थित होती है। पीनियल ग्लैंड, यह अग्र मस्तिष्क के डायनसेफेलॉन की पृष्ठ सतह पर होती है। तीसरी ग्रंथि थायराइड ग्लैंड, यह ग्रंथि गर्दन में श्वास नली और स्वर यंत्र के जोड़ पर स्थित होती है। अगली ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। पैराथायराइड ग्रंथि दो जोड़ी होती हैं और थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर होती हैं, जो हमें यहाँ नहीं दिख रही। अगली ग्रंथि है थाइमस, जो कि वक्षीय भाग में स्थित होती है। और अगली एड्रीनल ग्लैंड या अधिवृक्क ग्रंथि। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, ये दोनों किडनी के ऊपर टोपी के जैसी रचना के रूप में पाई जाती है। अगली ग्रंथि, जिसको हम मिश्रित ग्रंथि कहते हैं, वह है पैंक्रियाज या अग्नाशय। यह उदर गुहा में पाई जाती है। और अन्य ग्रंथियों में वृषण और अंडाशय आते हैं। तो पुरुषों में वृषण उदर गुहा से बाहर और अंडाशय उदर गुहा के अंदर स्थित होते हैं। बच्चों, आपने नमक के पैकेट पर आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ देखा होगा। क्या आप जानते हैं कि हमें भोजन में आयोडीन युक्त नमक क्यों लेना चाहिए? हमारे शरीर में गर्दन में स्थित ग्रंथि थायराइड, जिसे हम अबटु ग्रंथि भी कहते हैं, इस ग्रंथि को थायरॉक्सिन हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन अत्यंत आवश्यक होती है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय से संबंधित होता है और यह हमारी वृद्धि के लिए उत्कृष्ट संतुलन उपलब्ध कराता है। ये जो थायराइड ग्लैंड है, इसे मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कहा गया है। यह ग्रंथि 30 से 35 ग्राम वजन की होती है। स्त्रियों की थायराइड ग्रंथि पुरुषों की अपेक्षा थोड़ी बड़ी होती है। थायराइड या अबटु ग्रंथि के द्वारा 3 प्रमुख हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। पहला थायरॉक्सिन, यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है। दूसरा ट्राईआयोडोथायरोनिन, इसे T3 भी कहा जाता है। यह टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल और आयोडीन के मिलने से बनता है। तीसरा थायरोकैल्सिटोनिन, यह हार्मोन
रुधिर और मूत्र में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है, अर्थात रक्त और यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइए अब हम थायराइड ग्रंथि के विकार अर्थात थायरॉक्सिन के कम स्रावण से होने वाले रोगों को देखें। थायरॉक्सिन के कम स्रावण से बच्चों में जड़ वामनता या क्रिटिनिज्म रोग होता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, बच्चे बौने, कुरूप और मानसिक दृष्टि से कम विकसित हो जाते हैं, अर्थात उनके मस्तिष्क का विकास ज्यादा नहीं होता और उनके ओंठ और त्वचा मोटे हो जाते हैं, पेट और जननांग सूख जाते हैं। अगली बीमारी है मिक्सीडेमा। यह रोग वयस्कों को होता है। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, इस रोग में व्यक्ति के बाल झड़ने लगते हैं, त्वचा ढीली होकर फूल जाती है और त्वचा के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है। ये चित्र भी आप मिक्सीडेमा का देख रहे हैं। त्वचा के नीचे श्लेष्मा का जमाव हो जाता है, पलकें और ओंठ मोटे हो जाते हैं और ऐसे व्यक्तियों की गोनट्स की क्रियाशीलता घट जाती है। तीसरी बीमारी है सामान्य घेंघा या सिंपल ग्वाइटर रोग। जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है तो उसकी पूर्ति करने के लिए ये थायराइड ग्लैंड स्वयं ही फूलकर अपना आकार बढ़ा लेती है। ऐसा वो कब करती है? जब भोजन में आयोडीन की कमी होती है, अर्थात घेंघा रोग या ग्वाइटर रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। इस रोग में ग्रंथि जब फूलकर अपना आकार बढ़ा लेती है तो गर्दन वाले भाग में एक उभार दिखाई देने लगता है और कभी-कभी यह नीचे तक लटक जाती है, गर्दन मोटी हो जाती है। अर्थात इस रोग को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आयोडीन युक्त भोजन का सेवन करना। यह बीमारी मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को यह बीमारी ज्यादा होती है क्योंकि उस क्षेत्र के मिट्टी और जल में आयोडीन की कमी होती है। चौथी बीमारी है हाशीमोटो रोग। हाशीमोटो रोग क्या है? जब थायरॉक्सिन की कमी होती है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है। तब जो दवाएं दी जाती हैं वो दवाएं ही विदेशी पदार्थ की तरह कार्य करने लगती हैं और वे खुद इस थायराइड ग्लैंड को ही नष्ट करने लगती हैं और इस बीमारी को हाशीमोटो रोग कहा जाता है। दूसरी ग्रंथि है पैराथायराइड ग्रंथि। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या 4 होती है। ये मटर के दाने के आकार की छोटी ग्रंथियां हैं जो कि थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर धसी होती हैं। ये आपको थायराइड ग्रंथि दिखाई दे रही है और इसकी पृष्ठ सतह पर ये 2 जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथियां हैं। पैराथायराइड ग्रंथियां 2 हार्मोन स्रावित करती हैं, पहला पैराथार्मोन और दूसरा कैल्सिटोनिन हार्मोन। पैराथार्मोन को सर्वप्रथम शुद्ध रूप में कॉलिप नाम के वैज्ञानिक ने तैयार किया था और इसीलिए इसे कॉलिप हार्मोन भी कहते हैं। पैराथार्मोन रुधिर में कैल्शियम और फास्फेट आयनों की मात्रा को नियमित करता है, अर्थात रुधिर में कैल्शियम आयनों की सांद्रता को बढ़ाता है। यह अस्थियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का भी नियंत्रण करता है और पेशियों की क्रियाशीलता को बनाए रखता है। पैराथार्मोन की कमी और अधिकता दोनों से ही रोग होते हैं। पैराथार्मोन की कमी से पेशियों और तंत्रिकाओं में अनावश्यक उत्तेजना हो जाती है। इस कारण से इन पेशियों में ऐंठन और कंपन होने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है, हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं और टिटेनी रोग होता है। अगर गले की ग्लाटिस भाग की पेशियां संकुचित हो जाएं तो टिटेनी रोग में व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। बचपन में पैराथायराइड हार्मोन की कमी से दांतों, हड्डियों, बालों और मस्तिष्क का पूरा विकास नहीं हो पाता।
इस हार्मोन की कमी से हाइपोकैल्सीमिया नाम का रोग हो जाता है। रक्त में कैल्शियम की कमी अर्थात हाइपोकैल्सीमिया। और अगर पैराथार्मोन की अधिकता हो जाए तो उसके विपरीत हाइपरकैल्सीमिया नाम का रोग होता है। अर्थात अगर पैराथार्मोन अधिक हो जाए तो हाइपरकैल्सीमिया और कम हो जाए तो हाइपोकैल्सीमिया। इसके अलावा पैराथार्मोन की अधिकता के कारण ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है, जिसमें अस्थियां कोमल, कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। और अकार्बनिक लवणों की अधिकता के कारण गुर्दे की पथरी या किडनी की पथरी रोग हो जाता है। दूसरा हार्मोन जो कि कैल्सीटोनिन है, कैल्सीटोनिन हार्मोन पैराथार्मोन के ठीक विपरीत कार्य करता है। अर्थात जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है तब यह हार्मोन रुधिर से कैल्शियम को निकालकर उसे अस्थियों में एकत्र करता है और साथ ही मूत्र या यूरिन में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाता है। आइए अब हम अपने शरीर में स्थित एक छोटी सी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के बारे में जानते हैं। यह ग्रंथि छोटे आकार की है और अग्र मस्तिष्क के पश्च भाग में डायनसेफिलॉन के अधर तल पर स्थित होती है। यह ग्रंथि एक छोटे से व्रंत के द्वारा इनफंडिबुलम से जुड़ी होती है और इसे हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। साथ ही इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अब आप बताइए कि पीयूष ग्रंथि को आखिर मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? तो जिस तरह से एक शिक्षक या मास्टर कक्षा में अपने बच्चों पर नियंत्रण रखता है, उसी तरह इस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन अन्य ग्रंथियों के ऊपर नियंत्रण रखते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 भागों में बटी होती है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। यहाँ पर आपको चित्र में एंटीरियर पिट्यूटरी या अग्रपाली और पोस्टीरियर पिट्यूटरी या पश्चपाली दिखाई दे रही है। मनुष्य की मध्यपाली बहुत कम विकसित होती है। आइए अब हम इस पीयूष ग्रंथि की अग्रभाग या एंटीरियर लोब से स्रावित होने वाले इन हार्मोन्स के बारे में देखते हैं। पहला हार्मोन है वृद्धि हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन, जिसे हम सोमेटोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। इस हार्मोन की अगर अधिकता हो जाए तो व्यक्ति बहुत ज्यादा हृष्ट पुष्ट और बलवान हो जाता है। इसे पिट्यूटरी जाइंट कहा जाता है। और अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो व्यक्ति बौना हो जाता है। दूसरा हार्मोन है पुटिका प्रेरक हार्मोन या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यह हार्मोन स्त्रियों की अंडाशय की ग्राफियन कोशिकाओं की वृद्धि और विकास और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन के स्राव को प्रेरित करता है तथा पुरुषों में यह शुक्र जनन नलिकाओं की वृद्धि और शुक्र जनन की क्रिया को प्रेरित करता है। पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग से स्रावित तीसरा हार्मोन है थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसे हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि की वृद्धि और स्रावण का प्रेरक हार्मोन है। अगला हार्मोन है प्रोलैक्टिन। यह हार्मोन स्तन ग्रंथियों में मिल्क या दूध के स्रावण को प्रेरित करता है। अगला हार्मोन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या एलएच। यह नर में एंड्रोजन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन को निकलने को प्रेरित करता है और ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के विकास में सहायक होते हैं। द्वितीयक लैंगिक लक्षण अर्थात नर में दाढ़ी मूंछ का आना, पेशियों का मजबूत होना और आवाज का भारी होना तथा स्त्रियों में दुग्ध ग्रंथियों का विकास होना आदि। पीयूष ग्रंथि की अग्रभाग का छठवां हार्मोन है एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन या ACTH। यह हार्मोन
एड्रीनल ग्रंथि या अधिवृक्क ग्रंथि के कार्टेक्स भाग पर नियंत्रण रखता है। अगला हार्मोन है मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन या MSH। यह हार्मोन पशु पक्षियों आदि में त्वचा के रंग का नियंत्रण करता है, परंतु मनुष्य में यह केवल त्वचा पर तिल और चकत्ते बनने की क्रिया को प्रेरित करता है। आइए अब हम इस पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के पोस्टीरियर लोब या पश्च भाग से स्रावित हार्मोन देखते हैं। इस पश्च भाग से दो प्रमुख हार्मोन निकलते हैं। पहला है वेसोप्रेसिन और दूसरा है ऑक्सीटोसिन। वेसोप्रेसिन हार्मोन, इसे हम एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यह वृक्क की नलिकाओं से जल का पुनः अवशोषण कर लेता है और इस तरह से यह मूत्र की मात्रा को कम करके मूत्र को गाढ़ा कर देता है। अर्थात अगर वेसोप्रेसिन का स्राव ज्यादा होता है तो यूरिन कैसा हो जाता है? गाढ़ा। और इसीलिए इसे एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। जबकि वे पदार्थ जो यूरिन में जल की मात्रा को बढ़ाते हैं वे डायूरेटिक पदार्थ कहलाते हैं, जैसे चाय, कॉफी आदि। चाय, कॉफी के सेवन से मूत्र की मात्रा बढ़ती है और वेसोप्रेसिन की अधिकता होने से मूत्र में जल की मात्रा कम होती है और मूत्र या यूरिन गाढ़ा हो जाता है। दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। यह हार्मोन गर्भावस्था में गर्भाशय की पेशियों के संकुचन को प्रेरित करता है और इस तरह से यह प्रसव की पीड़ा उत्पन्न करता है तथा गर्भाशय की ग्रीवा को चौड़ा कर देता है और स्त्रियों में शिशु के जन्म में मदद करता है। साथ ही साथ यह हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों से दुग्ध के स्रावण को भी प्रेरित करता है। आइए अब हम अपने शरीर की अगली अंतःस्रावी ग्रंथि देखते हैं, जिसका नाम है अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दोनों किडनी या वृक्क के ऊपर आपको टोपी के जैसी संरचनाएं दिखाई दे रही हैं। इन्हें हम अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं। क्योंकि ये वृक्क के ऊपर होती हैं, इसलिए इनका नाम अधिवृक्क ग्रंथि है। ये जो अधिवृक्क ग्रंथि है, यह 4 से 6 ग्राम भार की और टोपी के आकार की संरचना होती है। अगर हम एड्रीनल ग्रंथि की अनुप्रस्थ काट देखें तो इसमें दो भाग दिखाई देते हैं। बाहर वाला भाग एड्रीनल कार्टेक्स और अंदर वाला भाग एड्रीनल मेडुला। बाहर वाला भाग एड्रीनल कार्टेक्स लगभग 45 हार्मोन स्रावित करता है और इन हार्मोनों को 3 समूहों में बांटा गया है। पहला है लिंग हार्मोन। ये हार्मोन द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन। यह हार्मोन ग्लूकोज, प्रोटीन और वसा के उपापचय को नियंत्रित करता है। तीसरा हार्मोन है मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन। यह हार्मोन रुधिर में खनिज लवणों की मात्रा को नियंत्रित करता है। अगला भाग एड्रीनल मेडुला। इस भाग से 2 हार्मोन स्रावित होते हैं। पहला एड्रीनेलिन और दूसरा नॉन एड्रीनेलिन। एड्रीनेलिन हार्मोन डर के समय के लक्षण पैदा करता है और इस समय हमारी हृदय की गति बढ़ जाती है, श्वसन की दर बढ़ जाती है और इस तरह से हम जैसे मान लीजिए किसी खतरे या खतरनाक चीज को देखते हैं तो इस गतिविधि के कारण हम वहां से तेजी से भाग सकते हैं। और अगर एड्रीनेलिन हार्मोन का स्राव ना हो तो डर के कारण हमारी मृत्यु तक हो सकती है। और नॉन एड्रीनेलिन हार्मोन, यह एड्रीनेलिन के विपरीत कार्य करता है और इस हार्मोन के स्राव से हम रिलैक्स या एकदम शांति का अनुभव करते हैं। अगली ग्रंथि है थाइमस ग्रंथि। यह ग्रंथि ट्रेकिया के इधर उधर हृदय के
ठीक सामने स्थित होती है और यह ग्रंथि 2 पिंडों से मिलकर बनी होती है। मनुष्य में यह ग्रंथि यौवनावस्था के बाद धीरे धीरे छोटी होने लगती है और कभी-कभी यह पूर्ण रूप से समाप्त भी हो जाती है। थाइमस ग्रंथि के हार्मोन हैं। पहला हार्मोन है थाइमोसिन और इसके अलावा थाइमीन फर्स्ट और थाइमीन सेकेंड। ये हार्मोन लिम्फोसाइट्स के निर्माण को प्रेरित करते हैं और शरीर के सुरक्षा तंत्र को स्थापित करते हैं। बच्चों, क्या आपके घर या आपके दोस्तों में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे डॉक्टर ने कम शर्करा लेने की सलाह दी हो क्योंकि वह डायबिटीज या मधुमेह रोग से पीड़ित हो? अगर हाँ, तो आपको यह भी पता होगा कि डॉक्टर उसे इंसुलिन के इंजेक्शन लेने की सलाह देते हैं। इंसुलिन अग्नाशय के अंदर उत्पन्न होता है। आप इस चित्र में ये अग्नाशय देख रहे हैं। इसके अंदर 2 हार्मोन स्रावित होते हैं, एक है इंसुलिन और दूसरा है ग्लूकागॉन। इंसुलिन रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है और अगर इंसुलिन का उचित मात्रा में स्राव नहीं होता तो रुधिर में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और इसे ही हम डायबिटीज या मधुमेह रोग के नाम से जानते हैं। इंसुलिन हार्मोन आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर यकृत और मांसपेशियों में संचित कराता है और इस तरह यह रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को कम या नियंत्रित करता है। दूसरा हार्मोन है ग्लूकागॉन हार्मोन। यह हार्मोन इंसुलिन के विपरीत कार्य करता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन को वापस ग्लूकोज में परिवर्तित करता है और इस तरह से यह रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर इंसुलिन की मात्रा रुधिर में कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है और इसे ही डायबिटीज रोग कहा जाता है। बच्चों, नर में शुक्राणुओं का निर्माण करने वाले अंग वृषण और मादा में अंडाणुओं का निर्माण करने वाले अंडाशय को गोनड्स या जनक कहा जाता है। यह भी कुछ हार्मोन का स्राव करते हैं। वृषण या टेस्टिज के द्वारा टेस्टोस्टेरोन और एंडोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किए जाते हैं। ये हार्मोन नर में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। इसी तरह से मादा में अंडाशय की पुटिका कोशिकाएं एस्ट्रोजन और कार्पस लुटियम वाले भाग से प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन हार्मोन स्रावित होते हैं और एस्ट्रोजन हार्मोन मादा लैंगिक अंगों का विकास और मासिक चक्र का नियमन करता है। धन्यवाद बच्चों।